So basically in numbers, we have classification of numbers, we have divisibility rules, we have HCF, LCM, and yeah, pretty much this is what we have in terms of numbers for most of you guys, right? So let's start with understanding of classification of numbers. So what we're going to do today is classification. So we need to, classify all the numbers. All the numbers that we have can actually be classified as what we call as a complex numbers. जितने भी नंबर हैं दुनिया में हम उनको क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोल सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. अभी समझाऊंगा ये i कहाँ से आया, बट दिस इज व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? When b is equal to 0, this can be actually bifurcated as real numbers. When a is 0, real number कब होगा? जब b 0 हो जाएगा. यानी कि कैसा नंबर? मतलब मान लेते हैं 2, 3, 1/2, इस टाइप के जो जितने नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं. जब a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हम क्या बोलेंगे? इसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं. इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं? एग्जांपल के तौर पे 2i √(-3), इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर. तो ये i जो है वर्ड वो इमेजिनरी नंबर से ही आता है. i का मतलब क्या होता है? हाउ इज i डिफाइंड? i इज डिफाइंड एज √(-1). i की डेफिनेशन क्या है? √(-1), बिकॉज नेगेटिव का रूट इज नॉट डिफाइंड. नेगेटिव का रूट इज नॉट डिफाइंड एंड देयरफॉर √(-1) इज नोन एज आयोटा. अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -1 है ना. इधर से करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा. इफ आई मल्टीप्लाई i ऑन बोथ द साइड्स इट विल बिकम i³ इज इक्वल टू -i. ये बनेगा i³ इज इक्वल टू -i. अगर मैं इसका और इसका स्क्वायर कर दूं तो i की पावर 4 क्या बनेगा? 1. समझ में आ रहा है? इमेजिनरी नंबर में हमें इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दिस इज द बेसिक मीनिंग एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है. तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी इज डिफाइंड एज imaginary number because in real number systems we don't have any such value. तो जब स्क्वायर करेंगे तो i² की वैल्यू -1 आएगी. I can multiply i on both the sides, so I will get i³ as -iota, and if I square on both the sides again I will have i की power 4 as -1. So that's one thing you have to remember. So either the number is imaginary or the number is real. या तो imaginary होगा या real होगा. रियल नंबर को क्यों? रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है वो नंबर असली है और वो एग्जिस्ट करता है. द नंबर इज रियल एंड इट एग्जिस्ट. नाउ व्हाट डज इट मीन इट एग्जिस्ट? कहाँ एग्जिस्ट करता है वो नंबर? दैट इज अ क्वेश्चन. कहाँ एग्जिस्ट करता है वो नंबर? वेरी गुड. दैट एग्जिस्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन which is called as number line. Any value which is present on this straight line is known as a real number, right? इसको हमने डिस्टिंग्विश कैसे किया हुआ है? इसका जो मिडल पॉइंट है उसको हमने बोला 0. मिडल पॉइंट को हमने बोला 0, इसको बोला हमने 1, और इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसको बोला 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेफ्ट साइड में हमने बोला -1, -2, -3, -4, और कहां तक जाएगा ये? इंफिनिटी तक. ये लेफ्ट साइड इंफिनिटी जाएगा, ये राइट साइड इंफिनिटी जाएगा. सो मिडल में हम क्या रखते हैं कि 0 का जो रेजिडेंस है वो कहां पे? एग्जैक्टली बीच में है. 1, 2, 3, 4 इनको हम इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं. इंटीग्रल का वर्ड कहां से आता है? इंटीजर से आता है. इंटीजर का मतलब होता है खड़ा, पूरा. तो पूरी वैल्यू को इंटीग्रल से आता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज इंटीजर है, पूरी है, तो कुछ फ्रैक्शन भी होगी, यानी टुकड़े में भी होगी. तो मान लो हाफ है. हाफ कहां पे आएगा? 0 और 1 के एग्जैक्टली मिडल में मान लेते हैं. ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा. ऐसे ही 1/3 की पोजीशन क्या होगी? अगर हम इसको पूरे को 3 हिस्से में बांट देते हैं, मान लो इस पूरे चीज को हम 3 हिस्से में बांट देते हैं, तो 1/3 लगभग यहां आएगा. तो ये 1/3 का रेजिडेंस है. आ रही बात समझ में? तो ये किसका रेजिडेंस है? 1/3 का. तो ये क्या होते हैं? ये फ्रैक्शंस होते हैं. इनको क्या बोलते हैं हम? टुकड़े. तो नंबर्स मेरे पास कैसे हो गए? रियल और इमेजिनरी. ठीक है. इस रियल नंबर को भी हम 2 तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं. उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? जो ब्रॉड बाइफर्केशन है रियल नंबर का, वो बनता है हमारा रैशनल नंबर, और दूसरा बनता है मेरा इरैशनल नंबर. ठीक है, ये मेरा बाइफर्केशन है. क्या है? रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. तो ये रैशनल नंबर क्या है?
रैशनल नंबर का मतलब होता है नंबर्स विच आर लॉजिकल। रैशनल नंबर क्या है? नंबर्स विच आर लॉजिकल। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल? मतलब नंबर लॉजिकल होने का क्या मतलब है? नंबर लॉजिकल होने का मतलब ये है कि अगर हम एग्जांपल देखें 1/2 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनेगा? 0.5। अगर अपन 1/3 की वैल्यू निकालें तो 0.33333 चलता जाएगा, जिसको हम 0.3 बार के नाम से भी जानते हैं। ये है फ्रैक्शन, ठीक। अगर हम 1/4 की बात करें तो 0.25 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जो नंबर है या तो एंड हो जाएगा और या तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं दोनों का बिहेवियर लॉजिकल है। या तो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा और या तो नंबर रिपीट हो जाएगा। तो इसमें दो तरीके के नंबर हो गए। ये कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग टाइप। ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग टाइप। ये कौन सा हो गया मेरा? रिपीटिंग टाइप। ये टर्मिनेटिंग टाइप, ये रिपीटिंग टाइप। दोनों का बिहेवियर लॉजिकल है, इसलिए हम इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। ऑल्दो देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी है। वो डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, q not equal to 0, p by q, q not equal to 0, and p and q must belong to integers. p and q must belong to इंटीजर्स। इंटीजर का क्या मतलब होता है? खड़ी वैल्यू, पूरी वैल्यू। तो अगर ऊपर भी एक पूरी वैल्यू है, नीचे भी पूरी वैल्यू, जैसे कि हमने 1 लिखा और 4 लिखा, तो क्या हम 4/1 लिखें तो ये भी रैशनल होगा? यस, बिकॉज इट इज p, दिस इज q एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे -3/4 लिखूं तो भी होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो इंटीजर, इट इज ऑल्सो इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन किसकी है? हमारी रैशनल नंबर की। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is known as a rational number। यहां तक बात समझ में आती? जीरो डिनोमिनेटर में क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है हमारी? बिकॉज डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड। डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो चूंकि डिवीजन जीरो से अनडिफाइंड है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसलिए हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मेरे नंबर्स कैसे हैं? लॉजिकल हैं बिहेवियर इनका। कैसे? या तो टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है। नाउ देयर आर सर्टेन नंबर्स इन मैथमेटिक्स व्हिच हुज बिहेवियर इज वेरी इलॉजिकल, रैंडम बिहेवियर। तो इलॉजिकल का एक और मतलब क्या होता है? इररेशनल। हम बोलते हैं ना, ही इज अ वेरी इररेशनल पर्सन, ही इज वेरी इलॉजिकल पर्सन। तो ऐसे नंबर्स जो इलॉजिकल या इररेशनल है, वो कैसे हैं? वो कौन से नंबर हैं? उनको कैसे करें? वो ऐसे नंबर हैं जैसे कि मान लो आपने पाई के बारे में सुना है। सुना है पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू 22/7। तो क्या पाई रैशनल है, इररेशनल है? इररेशनल। बट 22/7 तो रैशनल है। पाई इज इक्वल 22/7, तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए? When you say pi is equal to 22/7, it is merely an approximation because 22/7 is satisfying my condition of rational number. But we have been studying that pi is a irrational number. तो pi की basic definition होती है, it is the ratio of the circumference of the circle to the diameter of the circle. I mean, that is the fundamental definition of a pi. When you find out this value, it is approximately equal to 3.1428, which is nothing but approximately 22/7. So the matter of truth is that pi is actually not equal to 22/7. It is just that when you study in the books, आप ध्यान से देखना, वहां लिखा होगा take pi is equal to 22/7। ये नहीं बोलता कि pi is equal to 22/7, क्योंकि वो गलत है। तो इस टाइप के नंबर्स विच एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स, जैसे पाई, ई की वैल्यू भी इट इज एन ऑल्सो इररेशनल नंबर, जिसकी वैल्यू 2.71 के आसपास होती है। इन नंबर्स को हम कहते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हैं? ये वो नंबर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं मैथ्स में बाय डेफिनेशन। हमने डिफाइन कर लिया। पाई हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला था, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल में पाई निकाला, ठीक है। ऐसे ई जो है एक्सपोनेंट है, जैसे लॉगरिथम की जो एक्सपेंशन होती है उसके अंदर इसकी वैल्यू निकल के आती है, तो इसको ट्रांसीडेंटल नंबर्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक। तो ये इरेशनल, ट्रांसीडेंटल। उसके अलावा जो दूसरे टाइप के होते हैं, जो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, जैसे √2, √3, इस टाइप ये एग्जाम्पल है किसके? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको इस तरीके से बोला जाता है।
जैसे अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3। क्या अंडर रूट ऑफ 4 रैशनल इरेशनल है? नो सर। नहीं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 करेंगे तो बाहर से वो टोपी बाहर निकाल के 2 आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 4 ये Yes, इरेशनल है। समझ में आ रहा है क्यों है ये इरेशनल? क्योंकि अगर हम रूट 2 की वैल्यू निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.414287 कुछ तो भी आएगा। क्या ये रिपीट हो रहा है? क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? एक्चुअली ना करेक्ट नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ नंबर बनाने के लिए कि तुम्हें लगे मास्टर जी को बहुत आता है। एनीवे, जस्ट किडिंग। बट 1.41428 वहां तक सही है, उसके बाद मैंने ऐसे ही कुछ तो भी लिख दिया। बट द आइडिया इज इट इज गोइंग टू नाइदर रिपीट नॉर टर्मिनेट, कुछ तो नया 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 आता जाएगा, ठीक है। सो दिस नंबर इज ऑफ द कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर क्या है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। तो जो नाइदर टर्म, क्योंकि ये बिहेवियर इलॉजिकल, भैया या तो तुम रुक ही जाओ और या रिपीट हो जाओ, ये कह रहा है ना तो मैं रुकूंगा ना मैं रिपीट होऊंगा, कुछ 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 तो आता ही जाएगा, इसलिए इसको इलॉजिकल बिहेवियर है, इसलिए इसका नाम हमने इरेशनल नंबर रखा हुआ है। तो इसको जनरलाइज करके रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। तो मेरे जो इरेशनल नंबर है वो ये दो तरीके से होते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये टोपीधारी नंबर, और ट्रांसीडेंटल नंबर्स, ट्रांसीडेंटल विच एग्जिस्ट इन मैथमेटिक्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर डेफिनेशन। ये बात समझ में आ रही है? ये ट्रांसीडेंटल नंबर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। क्लियर है? ओके, देन अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इरेशनल नंबर है वो हमने रियल नंबर के नीचे लिखा है ना? तो इसका मतलब ये है कि इनका घर होना चाहिए नंबर लाइन पे, इट मस्ट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन। बट द प्रॉब्लम इज इफ आई आस्क यू वेयर डज रूट 2 रिसाइड, मतलब इट हैज टू बी समवेयर बिटवीन 1.4 एंड 41 एंड 1.42 के बीच में होगा कहीं ना कहीं, यानी कि 1 पॉइंट यहाँ ये बीच, ये मान लेते हैं ये वाली मिडिल वैल्यू है, तो इसके पहले कहीं ना कहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन ये कि कहाँ पे? क्योंकि हमें रूट 2 की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, वी डोंट नो। बट इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट 2, देन हाउ आर यू कंक्लूडिंग दैट इट इज रिजाइडिंग ऑन दिस नंबर लाइन? ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि तभी तो वो इरेशनल है, इलॉजिकल। फिर आप ये भी कह रहे हो कि वो रियल है, इसका मतलब वो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सच में है या नहीं है? इस समस्या का समाधान हमारी 6ठी 7वीं क्लास में था, इफ यू रिमेम्बर। क्या था, कुछ याद है? पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये याद आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है? एक राइट एंगल अगर ट्राइंगल है मान लो मेरे पास, ठीक है, और ये बेस है, इसको बेस मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये बात तो सबको समझ में आती है ना? हाउ डू वी रियली फिगर दिस आउट? अब मान लेते हैं हमें रूट 2 की वैल्यू चाहिए, हमें पता है यहां कहीं रहेगा, ये मेरी वैल्यू 0 है। मैं इसको एक और लाइन बना लेता हूं ताकि थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये मान लेते हैं 0 है, ये मान लेते हैं 1 है, और ये मान लेते हैं 2 है। लेट अस से दिस इज 1 सेंटीमीटर, लेट अस से दिस इज 1 सेंटीमीटर। मानने में कोई हर्ज नहीं है, बना भी सकते हैं। कैन आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑफ 1 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास? वो प्रकार होता है या डी भी होता था, उसमें एंगल मेजर करके अपन बनाते थे। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री, और ये कितनी हो गई? 1। आप मेजर करके फिजिकली हम बना रहे हैं। Now, if you make this 1 centimeter and this 1 centimeter, now if you join this line, this will act as hypotenuse. Now, if this is 1, this is 1, using this formula, what is the hypotenuse value? 1 ka square plus 1 ka square, which is how much? Root 2. So this length will be exactly root 2, nothing more, nothing less, guaranteed hai. Now, if you use a compass, wo jo prakar use karte the, if you use the compass and draw a circle like this, it will form a curvature. Now, in circle, अगर हमारा कोई भी सर्कल होता है तो सेंटर से जो दूरी होती है हर पॉइंट की सेम होती है, we call it radius. So if this is also the radius and this length will also be the radius, तो जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई यहां तक आएगी। Now this distance from origin to this point of contact is how much? Exactly
root 2. That means there is a point which is existing on the number line whose value should be root 2. And since it exists on the number line, we say that it is a real number. Similarly, we can prove for root 3, root 5. Nobody is really going to ask us to prove, but then for our understanding, we need to understand that these are all real numbers because they exist on a straight line, they exist on number line. That's how we call it as a real number, right? So far what we have studied in terms of irrational, तो irrational हो गया और हम यहाँ real पे आ रहे हैं. अब हमने irrational में rational की definition देखी. अब rational can further be bifurcated in two ways. कौन कौन सा ways? अगर डिनोमिनेटर 1 है या डिनोमिनेटर 1 नहीं है, मान लेते हैं, समझ में आ रहा है? मान लेते हैं P है और Q है. अगर Q नॉट इक्वल टू 1 है मान लेते हैं, तो बेसिकली ये फ्रैक्शंस में चला जाएगा. और अगर Q इक्वल टू 1 है तो ये इंटीजर में आ जाएगा. समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? -2 को -2/1 लिख सकते हैं. तो ये मेरे क्या हो गए? इंटीजर्स. लेकिन अगर डिनोमिनेटर 1 नहीं है तो ये 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 5/3 कुछ भी हो सकता है. इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, जैसे कि 1/2, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर का मतलब है सही मायने में, सही तरीके का फ्रैक्शन. क्यों इसको प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज प्रॉपर मतलब सही मायने में, फ्रैक्शन यानी टुकड़ा. टुकड़ा 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए, इसलिए हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं. ये बात समझ में आ रही है? इफ द न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर लाइक 3/2, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रॉपर टुकड़ा नहीं है. क्यों प्रॉपर टुकड़ा नहीं? टुकड़ा तो होता खुद से छोटा होता है, लेकिन ये तो 1 से बड़ा है, तो ये टुकड़ा कैसे हुआ? लेकिन फॉर्मेटिंग जो है वो टुकड़े वाली है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज 1 + 1/2, यानी इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट. हम नॉर्मली प्लस नहीं लिखते, इसको 1/2 लिखते हैं. दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज, दिस इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. समझ में आ रहा है? ये क्या बनता है मेरा? मिक्स्ड फ्रैक्शन. 1 + 1/2, इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं. तो ये मेरे टुकड़े हो गए अगर डिनोमिनेटर 1 नहीं है तो. क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? नथिंग. अच्छा, अब जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो जैसे हमने ऊपर देखा था कि सेंटर में हमारा तो 0 हो जाता है, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, so on and so forth, ये इंफिनिटी चला जाएगा. और यहाँ -1, -2, -3, so on till -infinity चला जाएगा. अब अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो इसको क्या मतलब हो गया? पॉजिटिव इंटीजर मतलब कहां से शुरू होएगा? 1 से, 0 से? 1 से. पॉजिटिव इंटीजर यानी 1, 2, 3, so on infinity. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर. अच्छा, अगर मैं बोलूं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दोनों में क्या फर्क है? पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं है. अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव होने चाहिए, बट कैसा होगा? पंगा इसमें. क्यों? नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव नहीं है. नेगेटिव नहीं होने का मतलब है ये नंबर नहीं चाहिए. तो कहां से चाहिए इंटीजर? यहां से चाहिए. समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? 0, 1, 2, 3, so on till these are known as whole numbers. So कोई नंबर पॉजिटिव नहीं है डज नॉट मीन नेगेटिव है. कोई नंबर नेगेटिव नहीं है डज नॉट मीन पॉजिटिव है. पंगा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है 0 को लेकर. प्रॉब्लम किसको आ रही है? 0. 0 के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है. तो जब हम पॉजिटिव बोलते हैं तो 0 को छोड़ देना पड़ता है. अगर नेगेटिव नहीं लेना तो अगर हम 0 को ले लेंगे तो ये मान लेंगे कि 0 नेगेटिव है, वहां भी पंगा है. इसलिए प्रॉब्लम है. पॉजिटिव इंटीजर डज नॉट मीन नॉन नेगेटिव इंटीजर. नेगेटिव इंटीजर डज नॉट मीन नॉन पॉजिटिव इंटीजर. ये टेक्निकल बात है, ये ध्यान रखनी है अपने को.
अच्छा, अगर मैं बोलता हूं नेगेटिव इंटीजर्स तो क्या बनेगा? -1, -2, -3 सो ऑन टिल इंफिनिटी। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं है जैसे कि नेचुरल और होल का है, इसमें नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं नॉन पॉजिटिव, तो नॉन पॉजिटिव कहां से आएगा? 0, -1, -2, -3 सो ऑन टिल सो फोर्थ। ये आपको ध्यान रखना है कि उसने पॉजिटिव इंटीजर की बात कही है या नॉन पॉजिटिव की बात कही है या नॉन नेगेटिव की बात कही है या नेगेटिव की है। ये हमें समझ में आना चाहिए। दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ दोज नंबर्स। यहां तक बात समझ में आती? उसके बाद इसी इंटीजर्स को अपन इवन और ऑड में भी क्लासिफाई करते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। पहले तो ये नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड था, अब इंटीजर सेट के लिए डिफाइन है, यानी नेगेटिव और जीरो इन सबको भी हम इवन और ऑड में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जीरो को क्या मानते हैं अपन? इवन नंबर मानते हैं, क्योंकि 3 ऑड नंबर है, 2 इवन है, 1 ऑड है, फिर 0 इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है। तो ऑल्टरनेटिव इवन ऑड पोजीशन पे चलते हैं, तो हम उसको इस तरीके से मान लेते हैं ऑड नंबर। नो प्रॉब्लम्स, चलेगा यहां तक? ओके। अब जो मेरे नेचुरल नंबर्स होते हैं हम उनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो अभी हमने नेचुरल नंबर देखा ना, क्या थे नेचुरल नंबर? 1, 1, 2, 2, 3। 3. Now natural numbers can be classified as prime numbers and composite numbers. Composite number is nothing but composed, जैसे composition यानी mix of what? Mix of prime, यानी या तो नंबर प्राइम होगा और या कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम होगा। समझ में आ रहा है? या तो नंबर प्राइम होगा या कॉम्पोजिशन ऑफ प्राइम होगा। इसमें एक समस्या आती है बस, 10 तक के कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर टिल 10? बताओ कौन कौन से हैं? 0, 1. 2, 3, 5, 7। व्हाट अबाउट 1? That is, yes. In natural number, 1 is having a special status. 1, it is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite, ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल होते हैं और किसी से डिविजिबल नहीं होते। सो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स डिविजिबल बाय 1 and itself. So numbers divisible by 1 and itself is known as prime number. जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ये सारे क्या है? मेरे प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर दुनिया में होंगे वो सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे? ऑड होंगे, ठीक है? तो ये हमारी कुछ प्राइम नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है। इधर से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? कॉम्पोजिट नंबर की। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोस्ट मिक्सचर ऑफ प्राइम नंबर। जैसे कि मान लो मैंने कहा 4 is a composite number, but it is composed of what? It is composed of 2 and 2, which are prime. Let us say I talk of 6. 6 is made up of 2 and 3. What are 2 and 3? Prime. About 8. 8 is made up of 2, 2 and 2, which is once again prime. ठीक है? 9, it is a composite number which is 3 into 3. तो जो भी नंबर हैं या तो वो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, या तो वो प्राइम है या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक हमें? ठीक है, तो ये हमारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कुछ नंबर्स होते हैं जिनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। वी हैव सम नंबर्स कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? उसको रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं।
रिलेटिवली प्राइम का मतलब है आपस में प्राइम है। आपस में प्राइम का मतलब है उन दोनों नंबरों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। एग्जाम्पल के तौर पे क्या 8 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर है 1, 2, 4 एंड 8। ये किसके फैक्टर हैं? 8 के। 9 के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर समझते हो ना? फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर किसी को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे उसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो 9 के फैक्टर हैं 1, 3, 9। इनमें कॉमन कौन सा है? 1। तो कॉमन कौन सा है? 1। तो ये कैसा है? ये दोनों नंबर क्या हो गए मेरे? को प्राइम हो गए। दैट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम। लकीली ऑल कंसेक्यूटिव नंबर्स विल डेफिनेटली बी को प्राइम। मतलब मान लो मैंने कहा 2002 एंड 2003, बताओ कॉमन फैक्टर क्या है? करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कैसे नंबर है? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब कैसे होंगे? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होगा? दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये अपने आप में एक लर्निंग है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे ही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ले लिया 15 और ये मान लेते हैं मैंने ले लिया 16। 16 नहीं लेना चाहता मैं, दूर का नंबर लेना चाहता हूं, तो मान लेते हैं 32 ले लेते हैं। क्या ये कंसेक्यूटिव है? नहीं। लेकिन 1 अगर 15 के फैक्टर देखोगे तो 1, 3, 5 और 15 यही फैक्टर बनेंगे। इसके फैक्टर देखोगे तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 बनेंगे, है ना? कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? सिर्फ तो 15 और 32 क्या हो गए? को प्राइम। सो कंसेक्यूटिव होगा तो गारंटीड है, लेकिन अगर दूर का होगा तो भी हम चेक कर सकते हैं कि नंबर को प्राइम है या नहीं है। हम इस तरीके से इसको समझते हैं। अगर 2 प्राइम लेगी तो पक्का ही वो होगा को प्राइम। हाँ कोई नहीं, वो तो होगा ही होगा। देखो मान लो मैंने 7 और 11 ले लिया, इनके तो 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 7, 1 एंड 11। So if two co-prime numbers are taken, if two prime numbers are taken, they are definitely going to be co-prime without doubt. If you take a prime number and if you take a composite number, अगर वो composite number में 7 involved नहीं है तो वो भी co-prime होगा। जैसे इसके फैक्टर 1 and 7, इसके 1, 3 and 5 तो भी co-prime है। लेकिन अगर आपने 7 और 21 ले लिया तो इसका फैक्टर 1 and 7, इसका फैक्टर 1, 3, 7 and 21 तो ये co-prime नहीं है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों composite हों। अगर दोनों प्राइम होंगे तो फिर तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही है। प्राइम और कॉम्पोजिट भी हो सकता है, कॉम्पोजिट कॉम्पोजिट भी हो सकता है, और प्राइम प्राइम तो होगा ही होगा। तो कोई भी नंबर आप लेके देख सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन कंसेक्यूटिव नंबर है तो चाहे एक प्राइम है एक कंसेक्यूटिव है, कुछ भी है, अगर कंसेक्यूटिव है गारंटीड वो को प्राइम होगा ही होगा। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। प्राइम का मैं एक और ज्ञान दे देता हूं, ये सिर्फ आईपीएम वाले बच्चों के लिए है, बाकी इसको छोड़ भी सकते हैं। इफ यू डिवाइड एनी प्राइम नंबर बाय 6 you will get a reminder of 1 or 5. And when I am saying something like this, then I am talking about prime numbers which are greater than 5 or more. क्योंकि 2, 3 में तो आएगा नहीं। Any prime number which is greater than 5, right, when divided by 6 will give you a reminder of 1 and 5. Vice versa is not true, ध्यान रख लेना। मतलब it cannot be used as a test for prime number कि आप सोचो भाई 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 आ गया तो प्राइम होगा, 5 आ गया तो प्राइम होगा। मैं एग्जांपल देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो मैंने 5 लिखा, 5 कैन बी रिटन एज 6 into 1 minus 1। 6 का मतलब 6 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, इसका यही मतलब होता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 6 into 1 plus 1। नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, 6 into 2 minus 1। नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, 6 into 2 plus 1। नेक्स्ट प्राइम नंबर 19, 6 into 3 plus 1, और 17 भी रह गया वैसे। अब ध्यान से देख रहे हो। अब मान लेते हैं आपने ये सोच लिया कि 6 से डिवाइड करने पे या तो +1 रिमाइंडर आएगा या -1। -1 का मतलब होता है 5। अभी समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं आपको। मान लेते हैं मैंने 25 लिखा, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो अगर मैं 25 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, बट क्या 25 प्राइम है? यानी 6 से डिवाइड करने पे या तो 1 या 5 आए तो हम ये नहीं कह सकते कि वो प्राइम होगा ही होगा।
लेकिन अगर वो नंबर प्राइम है, हमें पता है, और अगर हमने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर या तो 1 ही आएगा और या 5 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है। दैट इज अ लर्निंग। समझ में आ रही बात? अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है? उसका तरीका होता है हम उसको डिवाइड कर करके चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे ये बताओ 273 इज अ प्राइम और नॉट, राइट? इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि क्या इसके 1 के अलावा कोई फैक्टर है। हमें क्या चेक करना है, क्या इसके 1 के अलावा कोई फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ, किससे क्या करने को पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। पहले किससे डिवाइड करोगे, 1 से, फिर किससे करोगे, 2 से, फिर किससे करोगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करते पढ़ना। उसको डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। वो मैं अभी सिखाऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं और कैसे करते हैं। बट एक सवाल, क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने सिखा भी दिया मान लो, तो 273 कब तक चेक करेंगे? समझ में आ रहा है? 273 कब तक डिवाइड करके देखेंगे? 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 20 तक ही जनरली सिखाया जाता है। तो ये तो 273 है, तो हम क्या करें? इसका एक एक ब्रॉड रूल होता है। वो क्या होता है, इसका अप्रोक्सीमेट अंडर रूट निकाल लो। कितना होगा इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का याद है 225। 16 या 17 का? 17 का 289। अब मैं आपको अंडर रूट का शॉर्टकट बता रहा हूँ, जुगाड़ करना कैसे। मान लो इसका अंडर रूट निकालना है, तो हमें पता है कि 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का स्क्वायर होता है 289। इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में है, यानी 256 और 289 के बीच में 273 आएगा। इसकी ये है 16 का स्क्वायर, ये है 17 का स्क्वायर। अगर इसका मतलब है अगर मैं इसका अंडर रूट करूं तो इसका अंडर रूट करूं तो इसका अंडर रूट करूं तो फिर भी इसके बीच में ही रहेगा। इसका मतलब है 273 की वैल्यू 16 से तो बड़ी होनी चाहिए और 17 से छोटी होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? अब हमें देखना है कि अंदाजा तुक्का कैसे अंदाजा कैसे लगाना है, वो सिखा रहा हूं। अब ये 273 289 के नजदीक है, 256 के नजदीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 16.5 या 16.6 से ज्यादा होनी चाहिए। ये गैस वर्क है बिना सॉल्व किए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है कोई नंबर, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या करना है। उसका ये तरीका है। आ रही बात समझ में? फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि डिविजिबिलिटी रूल कहां तक चेक करें। हमें अंदाजा लग गया कि इसकी वैल्यू 16.5 तक आएगी, मोटा मोटा 16 तक चेक करना है आपने। अगर 16 तक इसका फैक्टर मिल गया, यानी डिवाइड हो गया, तो ठीक है, आगे नहीं हो सकता डिवाइड। ये ध्यान रखना है, ये होता है चेक एक्चुअली। मतलब हमें क्या करना है, 273 के फैक्टर निकालने हैं, भाई कहां तक डिवाइड होएगा, ये बात है। अब हमें इसमें क्या करना है, 273 हमें 16 तक चेक करना है। क्यों? क्योंकि इसका अप्रोक्सीमेट अंडर रूट वैल्यू क्या आएगा, 16 आएगा। वहां तक अगर हम चेक करते हैं और हमें पता लग गया कि भाई यहां तक इसका फैक्टर मिल गया तो मिल गया, आगे डेफिनेटली नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एट द सेम टाइम, हाउ डू यू फिगर आउट अंडर रूट, अप्रोक्सीमेट अंडर रूट? दिस इज द मेथड, फास्टेस्ट मेथड टू हैंडल approximate value of any under root. ठीक है, यहां तक क्लियर है? And therefore now I need to teach you how do you know the divisibility of a given number. कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें divisibility rules को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी divisibility rules पढ़ाता हूं, ठीक है? तो मान लेते हैं मैं एक नंबर देता हूं, मान लेते हैं मैंने कहा 23784 2 and I ask you, is this number divisible by 2? Let us say this is the question. Is it? How do you know? Divide तो नहीं किया आपने, हैं?
एंड वाला देख लिया। तो अगर आपको देखा कि भाई यूनिट्स प्लेस 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने कुछ डिवाइड करके नहीं देखा, आपने सीधा बोला हाँ सर डिवाइड होगा ही होगा। इस बात को ही डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं कि यू सी द यूनिट्स प्लेस एंड यू डोंट एक्चुअली डिवाइड, एंड नाउ यू नो दैट दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है कि यूनिट्स प्लेस अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे 24 होता तो भी 2 से डिवाइड हो रहा था। अच्छा इज इट डिविजिबल बाय 4? हाउ डू यू नो दिस? तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या, अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा ही होगा। आखिरी 2 डिजिट क्यों लेते हैं? बिकॉज इट इज 2 का स्क्वायर।